इतिहास का सेकंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो इस लेसन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो काल था वो मध्यकाल से पहले 7वीं से 12वीं शताब्दी को हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय जो हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे 7वीं से 12वीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी के शुरू में जो है वो 3 राज्य प्रमुख रहे थे। कौन कौन से? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। ये 3 वंश जो थे 3 राज्य जो है ये महत्वपूर्ण रहे थे। तो इन चीजों को जो है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है कि राजवंशों का उदय। तो जो इन राजवंशों का उदय कैसे होता है वो देखेंगे कि जैसे हम एक फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्रकूट जो एक सल्तनत यहाँ पे स्थापित की गई थी वो क्या हुआ था कि जो राष्ट्रकूट जो यहाँ के जो दंती दुर्ग जो इसके राजा थे वो चोल राजवंश के ही एक उत्तराधिकारी थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के सामंत थे। जो कि क्या होता था पहले कि जो अलग अलग साम्राज्य होते थे और उस साम्राज्य में जो सहयोग करने के लिए बड़े बड़े जमींदार किसान या फिर सामंत जो होते थे वो एक जिस समय ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे तो वो अपने आप को जो है वो स्वतंत्र घोषित कर देते थे। उसी प्रकार से जो है जो ये राष्ट्रकूट जो दंतदुर्ग थे इन्होंने भी जो है चोल राजवंश से अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों राज्यों के बीच में जो है कन्नौज इनके बीच में पड़ता था, जो कि व्यापार के मामले में या फिर साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन तीनों राज्यों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण था। इन तीनों राज्यों ने जो है कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए जो है इन तीनों में काफी संघर्ष हुआ और हम इसको तृतीय संघर्ष भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इन तीनों राज्यों में जो है कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, कन्नौज को हासिल करने के लिए जो है वो लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। फिर हम ये देखते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार था इसके उत्तर में चौहानों का, जिसको चहमान भी कहा जाता है, चौहानों का जो है अधिपत्य था और इसके दक्षिण में एक परमार का अधिपत्य था। इस प्रकार से जो है अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे जो क्षेत्र होते थे उसमें अलग अलग जो सामंत होते थे, बड़े किसान होते थे, जमींदार होते थे, उनका अधिकार होता था। और वो जो सामंत बड़े किसान जो होते थे, जमींदार जो होते थे, वो राजा के ही नियंत्रण में कार्य करते थे। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि राजाओं के प्रशासन, वे जो किसान जो सामंत जो होते थे, जो जमींदार होते थे, वो राजा के प्रशासन में ही सहयोग करते थे। वो किस प्रकार से करते थे? भले ही उस समय जो है राजा शासक जो है वो अलग अलग उपाधियां प्राप्त किए हुए थे, जिस प्रकार से यहाँ पे जो है महाराजा धिराज की उपाधि थी या फिर अन्य उपाधियां रही हो, वो भले ही इस प्रकार की उपाधियां प्राप्त हो किए हुए हों, फिर भी इनको जो है अपना प्रशासन चलाने के लिए जमींदारों की, बड़े किसानों के, सामंतों की जरूरत होती रहती थी। क्योंकि ये जो जमींदार होते थे, सामंत होते थे, ये राजा के लिए अपने क्षेत्रों से कर वसूलने का काम करते थे। क्योंकि ये जो है जिस प्रकार से हम अगर आज के प्रशासन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि एक जो किसी भी स्टेट का जो राजा होता है, एक म्युनिसिपल मुख्यमंत्री होता है, उस मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए मंत्रिमंडल स्थापित किया जाता है। वो मंत्रिमंडल क्या करता है? अपने अपने विभागों को जो है वो संभालता है। उसी प्रकार से जो है ये जो जमींदार होते थे, किसान होते थे या फिर सामंत जो होते थे, उनको अलग अलग विभाग, अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते थे। वो अपने अपने क्षेत्र से जो है वो कर वसूलने का काम करते थे। तो यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से एक राज्य के प्रशासन में सहयोग करते थे। फिर बात आती है रिश्तियां और भूमि अनुदान। रिश्तियां और भूमि अनुदान में हम देखते हैं कि राज्य शासक द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग अनुदान दिए गए हैं। जैसे कि भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को यहाँ पर जो है वो भूमि अनुदान दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि उस राजा द्वारा
जो भूमि अनुदान की गई है वहाँ पे एक अभिलेख लिखा जाता है, मतलब वहाँ पे लिखित में ताम्र पत्रों पे लिखित में लिखा जाता था, लिखित में एक नोटिस लगाया जाता था कि ये जो भूमि जो है ये फलाना फलाना शासक द्वारा इस ब्राह्मण को या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है वो दी गई है। तो वो सारी चीजें जो है वो लिखित में होती थी और इस प्रकार की जो सारी चीजें हैं वो हमने काफी जगह जो है वो लिखित में प्राप्त भी की है। जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई है कि प्रस्ति में प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के काम का वर्णन किया गया है। और उसी प्रकार से जो है आंध्र में, सिंधिया में और महाराष्ट्र में, उड़ीसा में भी इस प्रकार की जो है वो प्रस्तियां प्राप्त हुई है जो उस समय के राजा के बारे में बताती थी। समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है सभी राजा जो है अपने बारे में इन परिस्थितियों में जो है वो लिखवाते रहते थे। और इन परिस्थितियों में ये नहीं कि जो चीजें वास्तव में होती थी वही लिखवाई जाती थी। इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करवाया जाता था, क्योंकि प्रत्येक राजा जो है अपने आप को शक्तिमान या फिर शक्तिशाली दिखाना चाहता था। समझ पा रहे हैं जी। फिर आगे क्या आता है, धन के लिए युद्ध। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक शासक जो है दूसरे शासक के साथ युद्ध करता था, तो उनका जो युद्ध करने का जो ध्येय था, जो उनका युद्ध करने का जो मतलब होता था, जो अर्थ होता था, वो सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना होता है। वो क्यों? क्योंकि एक शासक जो है अगर दूसरे शासक के साम्राज्य को अपने में मिलाता है, अपने साम्राज्य में स्थापित करता है, तो उस क्षेत्र से प्राप्त जो कर होता है वो कर जो है उस राजा के राजस्व को, उस राजा के वित्त को बढ़ाने का, उसके बढ़ाने का जो है काम करता है, जिससे जो है उस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रत्येक शासक जो है एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे के साम्राज्य को जो है वो स्थापित करते रहते हैं। इसके लिए जो है सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल आपको अफगान से आए मोहम्मद गजनी का है। मोहम्मद गजनी ने जो है यहाँ पर 997 से 1030 ईस्वी तक जो है युद्ध किए थे। और मोहम्मद गजनी क्या करता था कि हर वर्ष जो है भारत में युद्ध करने के लिए आता था और फिर वापस चला जाता था। और युद्ध के साथ साथ जो है यहाँ के मंदिरों को वो निशाना बनाता था। देखो बच्चों, आज की धारणा ये बताती है कि जो गजनी, औरंगजेब या फिर कोई भी मुस्लिम शासक था वो हिंदू धर्म से कटाक्ष था या फिर हिंदू धर्म का आलोचक था या फिर हिंदू धर्म का समर्थक नहीं था, इसलिए वो मंदिरों को तुड़वाता था। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हिंदू धर्म से नफरत करते थे इसलिए मंदिरों को तुड़वाते थे। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको धन से मतलब था। उनको कोई मतलब नहीं था कि हिंदू मंदिर है या फिर मुस्लिम मस्जिद है, उनसे कोई मतलब नहीं था। शायद आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि औरंगजेब ने, मोहम्मद गजनी ने मंदिरों के अलावा मस्जिदों को भी तुड़वाने का काम किया है, मस्जिदों को भी लूटने का काम किया है। समझ पा रहे हैं। और इसी प्रकार से आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में सुना होगा। छत्रपति शिवाजी ने भी सूरत के एक हिंदू मंदिर को तुड़वाने का काम किया था और उस हिंदू मंदिर को लूटने का काम किया था। यहाँ पे मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन शासकों को, वो जो शासक रहे हैं, चाहे वो हिंदू शासक रहा हो चाहे वो मुस्लिम शासक रहा हो, उनको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं होता था। उनको सिर्फ धन से मतलब होता था। उनको जो है अधिक से अधिक धन संचय करना पड़ता था। समझ पा रहे हैं। पर क्या है कि आज की धारणाएं जो है उनको धार्मिक आधार पे कन्वर्ट करके बताती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा मैं कि औरंगजेब ने यूपी के काशी में जो है करीबन 3 से 4 मंदिर खुद बनवाए थे औरंगजेब ने। आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं किसी ने बताया होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये सांप्रदायिक लोग जो होते हैं ना, वो अच्छी चीजें नहीं बताते कभी। समझ रहे हैं। फिर बात थी कि धन के लिए
युद्ध, ये हमने देख लिया कि वो युद्ध जो है वो इसलिए करते थे, वो अधिक से अधिक जो है वो धन की प्राप्ति के लिए युद्ध करते थे। और जहाँ पे भी जो भी चाहे वो मंदिर मस्जिद है कुछ भी उसको लूटने का काम करते थे, उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब अधिक से अधिक धन प्राप्त करना होता था। और इसके लिए जो हम देखते भी हैं कि मोहम्मद गजनी ने जो है जो गुजरात में आपके सोमनाथ मंदिर है उसको भी लूटने का काम किया था। फिर नेक्स्ट आता है साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन में हम देखते हैं कि उस समय का जो प्रशासन था, उस समय का जो साम्राज्य था या फिर उस समय साम्राज्य में जो प्रशासन होते थे उनको जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में भी डिवाइड कर रखा था, चाहे वो छोटे गांव के आधार पे हो, चाहे वो तालुके के आधार पे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से संगठित है। किसानों की बस्तियों को, किसानों की जो बस्तियां होती थी उन्हें पूर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने के साथ साथ जो है उनसे कर वसूलने का भी काम करते थे। तो इस प्रकार से जो है जो एक गांव होता था, जो किसानों की बस्ती होती थी उसको पुर कहा जाता था। और वहां से धन संचय करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, कर के रूप में जो धन इकट्ठा करते थे वो धन इकट्ठा करने के लिए जो है वो ग्राम परिषद और नाडु की ड्यूटी लगाई गई थी। उनको जिम्मेवारी, उनको कुछ चीज का जिम्मेवारी दी गई थी कि आप लोग को जो है यहाँ से संपत्ति या फिर धन जो भू राजस्व है वो यहाँ से आप लोगों को इकट्ठा करना है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है हमने नए राजा और उनके राज्य को समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो जो राष्ट्रकूट युद्ध वो चोल राजवंश से था। इसी प्रकार से जो है दक्षिणी भारत के चोल, चेर और पांड्य भी अलग अलग राज्य थे। और यहाँ पे जो है पूर्वी चालुक्य, कलिंग जो है वो आज का जो हमारा उड़ीसा है, कलिंग का आधुनिक नाम उड़ीसा है। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से जो है उत्तरी भारत में हमने देखा कि गुर्जर प्रतिहार के साथ साथ जो है वो चाहमान जो कि चौहान है और परमार या इस प्रकार के जो है वो अलग अलग शासक रहते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आती है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आप लोगों को जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें ताकि हम जो है आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।